नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज पहली बार वर्चुअल शिखर वार्ता हुई है। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही देश में इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए आज से नगरीय शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम ट्यूलिप की शुरुआत की गई है। क्या है ये कार्यक्रम, ये भी खबरों में जानेंगे। और चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा लगभग टल गया है। निसर्ग के केंद्र बिंदु ने लैंडफॉल का चरण पूरा कर लिया है। चक्रवात निसर्ग बुधवार को मुंबई के करीब तक पहुंचा, लेकिन महानगर को इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और ये कमजोर पड़ गया है। इसके अलावा कोविड-19 से जुड़ी तमाम खबरों पे हमारी नजर होगी। देश और दुनिया में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, ये भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज पहली बार वर्चुअल शिखर वार्ता हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत रिश्ते प्रशांत क्षेत्र ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने का ये सही समय है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को असरदार बताया। कोविड-19 के संकट को भारत ने एक अवसर के रूप में देखने का निर्णय लिया है। इसलिए भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत जल्द ही जमीनी स्तर पर इन बदलावों के सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाने की बात भी कही। वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। हमारी सरकार समकालीन विश्व में देशों की एक दूसरे से अपेक्षाएं और हमारे नागरिकों की हमसे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करने के नाते हम दोनों देशों का कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें और इसलिए वैश्विक कल्याण के मूल्य जैसे लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सम्मान और पारदर्शिता आदि को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना हमारी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह एक प्रकार से भविष्य के लिए हमारी धरोहर है। आज जब अलग अलग प्रकार से इन वैल्यूज को चैलेंज किया जा रहा है, तो हम आपसी संबंधों को मजबूत करके इन्हें सशक्त कर सकते हैं। ये पहला मौका था जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री की वर्चुअल शिखर वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह समय बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के पास असीम संभावनाएं हैं। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स हमारे संबंधों को और सब्सटेंस प्रदान कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच निरंतर उच्च स्तरीय एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं। व्यापार और निवेश भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस गति से, इस विस्तार से संतुष्ट हूं। जब आप जैसा लीडर
हमारे मित्र देश का नेतृत्व कर रहा हो, तो हमारे संबंधों में विकास की गति का मापदंड भी एम्बिशियस होना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के कठिन समय में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और भारतीय छात्रों का ध्यान रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार का आभार जताया। स्कॉट मॉरिसन ने भी कोरोना के खिलाफ जंग और अम्फान तूफान जैसी विकट परिस्थितियों में भारत सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की सराहना की। हिंद प्रशांत में भारत के महत्व को जाहिर करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में एक स्थायित्व प्रदान करने वाली ताकत बना है और G20 समेत कई वैश्विक मंचों पर भारतीय सहयोग से ये साबित होता है। We are committed to an open, inclusive, prosperous Indo-Pacific, and India's role in that region, our region, will be critical in the years ahead. And we share responsibilities for that ocean as well, its health, its well-being, its security, and the relationship we're forming around those issues in our maritime domain, I think is the platform for so many other things between our countries. वर्चुअल समिट में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और तकनीक समेत 7 समझौते हुए और 2 घोषणाएं की गईं। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर जो समझौते हुए उन पर नजर डालें तो साइबर और साइबर सक्षम क्रिटिकल प्रौद्योगिकी से जुड़ी ढांचागत व्यवस्था, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में तालमेल, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित व्यवस्था, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के संबंध में व्यवस्था लागू करना, लोक प्रशासन और शासन सुधार से जुड़ा क्षेत्र, व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। We have expanded our areas of engagement. We are looking at collaboration in the 2 agreements, the arrangements that have been signed, mutual logistic support as well as the implementation on science and technology. Devos Prime Minister mentioned about Make in India and invited Australian companies to take advantage of India's program for in Make in India, both for defense production as well as in other areas, whether it be shipbuilding or other manufacturing that is taking. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को कोरोना के हालात सुधारने के बाद सपरिवार भारत आने का न्योता भी दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज जिस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया गया है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। व्यापार से लेकर, राजनीति से लेकर, राजनय से लेकर, आतंकवाद के खिलाफ, कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ, ये सारे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं देखी गई हैं और ऑस्ट्रेलिया में भारत में निवेश करने की भी काफ़ी क्षमता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चीन के साथ भी गहरे व्यापारिक संबंध हैं। अब देखना ये होगा कि चीन के दबाव को ठुकराते हुए ऑस्ट्रेलिया भारत में किस बड़े पैमाने पर निवेश करता है और किन क्षेत्रों में निवेश करता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। देश में इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए आज से नगरीय शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम ट्यूलिप की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त तौर पर इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ट्यूलिप नाम से इस कार्यक्रम को देश के 4400 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पोर्टल के माध्यम से विभिन्न माध्यम के छात्रों को स्थानीय निकायों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे युवा समस्याओं का निराकरण करने के साथ साथ सीधे तौर पर स्थानीय विकास के कार्यक्रमों में भूमिका निभा सकते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये इंटर्नशिप कार्यक्रम नए स्नातकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के साथ साथ उनके कौशल को बढ़ाने में भी मदद करेगा, साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी प्रभावी सिद्ध होगा। ये जो विजन शुरू किया है और जो आज लगभग 4,500 शहरी निकाय हैं और 100 स्मार्ट सिटी हमारे देश के अंदर बन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि देश
की आर्थिकी और देश के सामयिक विकास की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि इस देश के अंदर प्रतिभा की, प्रखरता की, अनुसंधान की, शोध की कोई कमी नहीं है। पूरे देश के लोगों के मन मस्तिष्क में आना चाहिए कि उनको अपने छात्र, अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्थाएं समृद्ध नहीं है, सशक्त नहीं है, शिखर की हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। और उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनियों में यदि सीईओ है, कार्यकारी निदेशक उसका है, तो हिंदुस्तान से पढ़ने वाला छात्र है। कोरोना संकट के दौर में दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का सिलसिला तेजी से चल रहा है और आज भी कई देशों से भारतीयों को वापस लाया गया है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में विदेशों से अपने नागरिकों को निकालने का भारत सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें कामयाबी भी मिल रही है। कोरोना वायरस के संकट काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का कार्य लगातार जारी है। अबू धाबी से 4 फ्लाइट्स के जरिए 725 यात्री स्वदेश लौटे। वहीं 1050 यात्रियों को लेकर 6 फ्लाइट्स दुबई से कोच्चि, कुन्नूर, त्रिची, बेंगलुरु, कोलकाता और कोझिकोड वापस आईं। वहीं कल देर रात एक फ्लाइट बैंकॉक से दिल्ली पहुंची। आज रात 3 फ्लाइट्स जद्दा, रियाद और दमदम से श्रीनगर, चेन्नई और कोलकाता पहुंची, तो दुबई से 5 फ्लाइट्स जयपुर, कोच्चि, हैदराबाद, मदुरई और त्रिवेंद्रम पहुंचेंगी। वहीं अबू धाबी से फ्लाइट कोझिकोड भारतीयों को लेकर पहुंच चुकी है। आज रात मस्कट से कोच्चि और त्रिवेंद्रम भी भारतीय वापस लौटेंगे। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण पूरी तेजी से चल रहा है। इसी बीच सरकार ने तीसरे चरण की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। तीसरा चरण 9 से 30 जून तक चलेगा। इधर समुद्र सेतु अभियान के तहत दूसरे चरण के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाशय एक बार फिर मालदीव पहुंच गया है। INS जलाशय शुक्रवार को माले से करीब 700 भारतीयों को लेकर वापस लौटेगा। अभियान के पहले चरण में मालदीव से 1488 भारतीयों को भारतीय नौसेना के जहाजों के जरिए स्वदेश लाया गया था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा लगभग टल गया है। निसर्ग के केंद्र बिंदु ने लैंडफॉल का चरण पूरा कर लिया है। चक्रवात निसर्ग बुधवार को मुंबई के करीब तक पहुंचा, लेकिन महानगर को इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना पड़ा और ये कमजोर पड़ गया। हालांकि इसके चलते 3 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। इसकी तीव्रता भी कम हो गई है। तटीय इलाकों से टकराने के बाद तूफान की रफ्तार कम हो गई, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कई जगह पेड़ गिरने और छतों के उड़ने की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद NDRF की टीम काम पर जुटी हुई है। वहीं कुछ जगह मोबाइल नेटवर्क में भी खराबी आई है। तूफान के गुजरने के बाद फिलहाल बारिश जारी है। निसर्ग से पहले देश के पूर्वी तट पर आए अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई थी। एक पखवाड़े के अंदर देश में दूसरी बार समुद्री चक्रवाती तूफान आने की ये पहली घटना है। हालांकि सरकार, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की मुस्तैदी की वजह से इन तूफानों से होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सका है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई क्षति का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर आज कोलकाता पहुंची। ये 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम उत्तर और दक्षिण परगना जिलों में तूफान के बाद के हालात और नुकसान का जायजा लेंगी। ये गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुज शर्मा टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें जल शक्ति मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, सड़क और राजमार्ग, मत्स्य विभाग के उच्च अधिकारी शामिल हैं। इस टीम को राजकीय अतिथि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 22 मई को अम्फान प्रभावित पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वेक्षण किया था। तब उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। इस दौरान ही प्रधानमंत्री ने नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजने की बात कही थी। ओडिशा के तटीय इलाकों में 20 मई को आए भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम ओडिशा पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री प्रकाश
की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी दल अलग अलग समूह में तूफान पीड़ित बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों का दौरा कर रहा है। ये दल राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगा और केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 21 मई को तूफान पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि केंद्रीय टीम की ओर से नुकसान का विस्तृत आकलन करने के बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर और भी केंद्रीय मदद मुहैया कराई जाएगी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Do not uproot or cut trees as they provide protection to animals, birds and other living beings. Rigveda. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। और अब बात देश में कोविड-19 की स्थिति पर। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हजारों रोगी स्वस्थ होते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट इस वक्त 47.99% हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,804 रोगी कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,04,107 रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 9,304 लोगों में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 2,16,919 हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,06,737 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो पिछले 24 घंटों में 260 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 6,075 हो गई है। मरीजों की तादाद में मृत्यु दर 2.80% है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की परीक्षण क्षमता भी लगातार बढ़ाई जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 1,39,485 लोगों के नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 42,42,718 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच क्षमता में लगातार वृद्धि करने के लिए ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दे रहा है। अब तक देश में कुल 710 प्रयोगशालाओं को अनुमति मिली है। इनमें 498 सरकारी और 212 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। देश के बाद दुनिया में कोरोना महामारी की स्थिति की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 3,88,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि कोविड-19 मरीजों की तादाद 65,97,000 को पार कर गई है। सबसे अधिक पीड़ित अमेरिका में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या अब 1,09,000 से ज्यादा हो गई है, जो कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 19,02,768 हो गई है। अमेरिका के बाद सबसे खराब स्थिति है ब्राजील की, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 5,84,562 पर पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना महामारी की वजह से 32,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं रूस में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 4,41,108 हो गई है और इनमें 5,384 लोगों की जान गई है। चौथे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना वायरस ने 2,87,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया है। स्पेन में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार चला गया है। इसके बाद नजर डालते हैं ब्रिटेन पर। यहां 2,79,856 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 39,000 से ज्यादा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कोरोना वायरस से मेडिकल कर्मचारियों को बचाने के लिए नए तरीके का PPE किट
तैयार किया है। इस पीपीई किट के अंदर 500 ग्राम का छोटा बैकपैक होगा जो पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए पसीने से तरबतर आदमी को आराम देगा और ठंडा रखेगा। डीआरडीओ के अधिकारियों के मुताबिक सुमेरु पैक्स नामक के उत्पाद अस्पतालों में लंबे समय तक पीपीई कवर पहनने वाले मेडिकल कर्मचारियों के लिए उपयोगी है। इससे पहले डीआरडीओ ने ऐसी किट बनाई थी जिसे 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले सिर्फ एक पीपीई किट को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। भारत में फरवरी 2020 से पहले स्टैंडर्ड पीपीई किट ही नहीं बनती थी, लेकिन कोरोना वायरस का कहर बढ़ने लगा तो भारत भी इससे मुकाबले की तैयारी में जुट गया। मार्च के महीने में भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन से पीपीई किट बनाने की हरी झंडी मिली थी। कोरोना महामारी के दौर में दुनिया के लगभग सभी देश मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और कई देश कोरोना वायरस का टीका बनाने की कोशिशों में लगे हैं। इसी सिलसिले में आज ब्रिटेन और ग्लोबल वैक्सीन अलायंस की अगुवाई में एक ऑनलाइन वैश्विक टीका सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश के जरिए इस सम्मेलन में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत टीकों में अग्रणी निर्माताओं में से एक है और दुनिया भर में बच्चों के लिए चलाए जाने वाले टीकाकरण में भारत का योगदान करीब 60% होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दूसरों की मदद करके खुद की मदद कर सकते हैं। महामारी से निपटने के लिए टीकों को तैयार करने और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठजोड़ के लिए भारत ने $15 मिलियन का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के प्रयासों का सम्मान करता है और ग्लोबल वैक्सीन अलायंस को भारत का समर्थन केवल वित्तीय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और इस सम्मेलन का मकसद वैक्सीन अलायंस गावी के लिए $7.4 अरब जुटाना है। यह आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने के अतिरिक्त संसाधन के जैसा होगा। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पेड़, भूमि, पशु पक्षी को पूजना भारतीय लोगों के स्वभाव में शामिल है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी और भूमि के बंजर होने का कारण इंसानी दखल है और तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इसमें सकारात्मक दखल के जरिए इसे सुधारने और पर्यावरण की बेहतरी के लिहाज से हर संभव कदम उठाया जा रहा है। We are observing and the theme is biodiversity. As we all know, India, though there are so many constraints of only 2.5% land, constraint of huge population of 16% human population of the world and 16% cattle population of the world. But still we have maintained biodiversity of 8%. World biodiversity is in India. पर्यावरण के प्रति लोगों की उदासीनता हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। बीते कई सालों से ये कोशिश रही है कि लोगों को पर्यावरण के साथ जोड़ा जाए और इसकी अहमियत से लोगों को रूबरू कराया जाए। इसके लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद इंसानों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने को प्रेरित करना है। हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम चुनी जाती है और इस बार की थीम है जैव विविधता। ताज़ी हवा, साफ पानी, हरियाली, पहाड़, नदियाँ और जैव विविधता, ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अरबों डॉलर खर्च करके भी इसे हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा पर्यावरण दिवस के मौके पर इस बार का थीम जैव विविधता रखा गया है। कोशिश ये है कि प्रकृति के महत्व को लोग समझें और इसके संरक्षण के लिए कदम बढ़ाएं। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को लागू करने की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण है। सतत विकास के 14वें और 15वें लक्ष्य को इसके बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इसके तहत हवा, पानी, जमीन और इकोसिस्टम को बचाए रखने का संकल्प लिया गया। इस बार जर्मनी के साथ साझेदारी में
कोलंबिया को मेजबान देश बनाया गया। जैव विविधता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए साल भर जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य बनाया गया है। असल में हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम तय किया जाता है। साल 2019 में ये थीम वायु प्रदूषण को कम करने और हवा को स्वच्छ बनाने के लिए था। साल 2018 में यह थीम प्लास्टिक प्रदूषकों से निपटने के लिए था। साल 2017 में लोगों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए था। वहीं साल 2016 में वन्य जीवों की तस्करी रोकने का था। तो साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर 7 अरब लोगों के बोझ और प्रकृति से इस्तेमाल में सावधानी बरतने को रखा था। 2014 में छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया गया था। 2013 में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना थीम था। 2012 में हरित अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य बनाया गया था। तो वहीं 2011 में जंगल बचाने और पेड़ लगाने पर संयुक्त राष्ट्र का जोर था। इससे पहले भी पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों को थीम बनाकर संयुक्त राष्ट्र ने इसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया और हर साल थीम के इर्द गिर्द कई अभियान चलाए गए। असल में 5 से 16 जून 1972 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में पर्यावरण के विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। इसके बाद 15 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का ऐलान किया। तय हुआ कि इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण की वर्तमान चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा हो। इस तरह 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस मनाते हुए करीब 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण पर चिंताएं जस की तस बरकरार हैं। इस बार पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जबकि पूरी मानव जाति एक बड़े स्वास्थ्य संकट कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी चिंताओं से जूझ रही है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति का बेहतर ख्याल रखें और जैव विविधता का संरक्षण करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलते चलते एक नजर डालते हैं भारत के कुछ शहरों के तापमान पर।